महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो इसमें से साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये रचना दोस्तों महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जी की यह रचना है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना क्या है? तो जौ धन यौ का के संयोग से दोस्तों हमारा ज्ञो बनता है। ठीक है, कौन सा संयुक्त स्वर है दोस्तों? तो इसमें से ए जो है हमारा यह संयुक्त स्वर है। अगला है निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन सी है? तो बादल राग जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो तलब का अर्थ दोस्तों क्या? आवेश नहीं है क्या तलब का अर्थ? अगला प्रश्न है इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो अर्णव जो है दोस्तों यह सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी हरिया हरक्यूलिस की हैरानी नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो सरकारी पत्रों में दोस्तों इनमें से सूची पत्र की गणना सरकारी पत्रों में नहीं होती है, अन्य सभी आपके सरकारी पत्र हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो वीडियो कैसेट जो है दोस्तों वह जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न है इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? तो खस परजिया जो है दोस्तों यह कुमाऊनी बोली की उपबोली है। अगला प्रश्न है अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो दोस्तों यह होता है अजात शत्रु का अर्थ। अगला प्रश्न है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है उपयुक्त वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? करण कारक होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है दोस्तों क्या? विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न है इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो मराठी जो भाषा है दोस्तों इसमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अर्क दोस्तों क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वीक्षण शब्द में दोस्तों आपकी क्या है? यण संधि है। कौन सी दोस्तों? यण संधि है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कवियत्री जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका ये क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा। अगला है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो दोस्तों लॉ जो होता है ये हमारा पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है काव्यकृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है? तो मंगलेश डबराल जी हैं काव्यकृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता। और हिंदी का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन था हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड दोस्तों हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस देखी है ना, तो हिंदी का लेवल अच्छा था दोस्तों, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जीएस का अगर आप लेवल देखेंगे दोस्तों जीएस अच्छे लेवल की पूछी गई थी, कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे पूछे गए थे। ठीक है, तो जीएस के बारे में बात करते हैं अब। अगला प्रश्न है स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्पस की घाटी में पाई जाती है? तो फौन जो पवन है दोस्तों फोन पवन यह आल्पस की घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो हरियाणा दोस्तों क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो डुमका जो दोस्तों जो बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्र है यह उड़ीसा में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो चिली जो है यह कहवा यानी कि आपका कॉफी उत्पादक देश नहीं है। और दोस्तों कुछ प्रश्नों के अगर आंसर आपको गलत लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही ही है। ठीक है, जो भी गलत होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। अगला प्रश्न है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो पूरा 100% दोस्तों जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ऑटोमेटिक रूट के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है भारत वनस्पति तेल में विश्व का दोस्तों तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। अगला प्रश्न है अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है दोस्तों क्या? अटल वयो अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक भी दिखाई दिया था? तो कृषि क्षेत्र दोस्तों जो है वह सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक इसमें वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 के आपके मुख्य अतिथि थे। और दोस्तों जो भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए ना, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। तो पुडुचेरी ने दोस्तों सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो फ्रांस और अर्जेंटीना दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो भाला फेंक से दोस्तों इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो मार्गरेट अल्वा को हराकर ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों यह सभी मैं आपको करवा चुका था, उससे जो करंट अफेयर्स की मैंने 5 से 6 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए इसमें से जेट स्ट्रीम भी करता है, एल नीनो भी करता है, तापमान विभिन्नता भी करती है। मेरे ख्याल से पश्चिमी विक्षोभ इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है,
अगला प्रश्न है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों लंपी का प्रथम मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, एक बार आप इसको अभी देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल वैसे मेरे हिसाब से सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी यूनियन जो आपका कांड था दोस्तों या वाद था, इसमें प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, यह निर्णय दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक एवं संवैधानिक साधन माना है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ए या डी में से इसका आंसर एक हो सकता है, मैं एक्जैक्टली क्लियर नहीं हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन किया था? तो सबसे पहले दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का जो संपादन है वह मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर आपका 7वां संविधान संशोधन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो इसमें से दोस्तों सामाजिक आर्थिक तथा सामाजिक सुधार यह आधार नहीं हो सकता, शिष्टाचार भी है, सदाचार भी है और लोक व्यवस्था भी है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अब दोस्तों देखिए अनुच्छेद 338 जो है ना वह अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों आयोगों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। आई थिंक डिवाइड आंसर की आपके दोनों ही आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 338 जो है एससी और एसटी दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट अगर एक ऑप्शन चूज करें तो आपका एससी आयोग से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चनवाचक के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली से है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 12 की टेबल में 60 आता है, 12 पंचे 60, ऐसे 16 की टेबल में 16 सत्ते, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक वृत्त मान लीजिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई जो है दोस्तों, ई जो है आपका वह किसके बाईं ओर है? ई आपका डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ई जो है डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ई डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। सी व बी, सी जो है वह ए और बी के मध्य में है। सी जो है दोस्तों वह ए और बी के मध्य में है। ठीक है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये जो है ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ई जो है वह डी के बाईं ओर बैठा है। बाकी सी जो है दोस्तों वह ए और बी के मध्य में है, और एफ जो है ई और ए के मध्य में। एफ जो है दोस्तों वह ई और ए के मध्य में है। बाकी दूसरा क्या है? सी जो है ए और बी के मध्य में, सी जो है ए और बी के मध्य में। आप प्रश्न क्या पूछा गया है? बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के बाईं ओर दोस्तों कौन बैठा हुआ है? अगर आप सेंटर की ओर मुंह करके देखेंगे तो बी के बाईं ओर बैठा हुआ है दोस्तों कौन? डी। कौन बैठा हुआ है बी के बाईं ओर? ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने आई थिंक गलत बना दिया, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक वृत्ति की ओर बैठे हैं, ई जो है डी के बाईं बैठा है, तो यह है बी, और बी के बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? डी आपका बी के बाईं ओर बैठा है, तो डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर 22 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 का पेयर तो इसमें बन रहा है, बाकी एक ये हो जा रहा है, एक ये हो जा रहा है, फिर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर 22 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो हुबली में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे दिए गए कथनों में से निष्कर्ष और तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं? कुछ खिलाड़ी जो है दोस्तों आपके गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, और सभी गायक जो है वह लंबे हैं। तो आप देखिए ऑप्शन क्या है? कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, देखिए कुछ खिलाड़ी आपके लंबे हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ खिलाड़ी गायक है तो कुछ सभी गायक लंबे हैं, तो कुछ खिलाड़ी आपके लंबे भी हो सकते हैं, और दूसरा है सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो केवल एक दोस्तों इसका क्या है? निष्कर्ष करता है। अगला प्रश्न है एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो यह सिंबॉलिक होता है दोस्तों। ठीक है, सिंबॉलिक होता है, यह इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अगला है हाई लेवल भाषा जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है? तो जावा जो है दोस्तों वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो रैम, सीपीयू और फाइल्स, ये सभी दोस्तों आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिक्के होना चाहिए। ठीक है, या फिर मिश्र धातु सिक्के भी हो सकता है, लेकिन स्वर्ण सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे, तो हो सकता है प्राचीनतम सिक्कों में स्वर्ण सिक्के ही आंसर आए। ठीक है, अगला है कलिंग नरेश खारवेल का हाथीकुंभा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है हाथीकुंभा अभिलेख। अगला प्रश्न है आमिल नामक जो कर्मचारी प्रशासन के लिए प्रयुक्त होता था अकबर के शासनकाल में, वह किस स्तर का कर्मचारी होता था? तो वह दोस्तों जो कर्मचारी था वह परगना स्तर का होता था। क्या? परगना स्तर का। अगला प्रश्न है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे दोस्तों क्या? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक। अगला प्रश्न है पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें से तो राम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था, जो कि उर्दू समाचार पत्र था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बहिर्मंडल दोस्तों क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी या बाहरी परत है। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, 36 + 120 डिवाइड बाई 4 माइनस 46 इक्वल टू 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 + 36 46 46 सॉरी 36 + 30 हो जाएगा 66, 66 में से 46 माइनस करेंगे तो 20। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जीएस जो थी दोस्तों वह आपकी अच्छे लेवल की थी। ठीक है, बाकी आप दोस्तों देखिए उत्तराखंड का लेवल कैसा था मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड का लेवल था दोस्तों मॉडल।
देखिए कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, तो कोसी हो गया, खो हो गया। अब देखिए गंगन की जगह पे मेरे ख्याल से दोस्तों गगास होना चाहिए था, या हो सकता है गंगन भी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसमें से लिसार जो है दोस्तों यह आपकी काली नदी की सहायक नदी है, लिस्सर या लिसार नदी, तो यह रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, हैली नेशनल पार्क था। तो ये तीनों ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3 इसमें दोस्तों आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं, तो राष्ट्रीय स्वच्छ योजना के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड के 2 शहर या कस्बे दोस्तों क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। कितने? 2 दोस्तों। कौन कौन से? ऋषिकेश और देहरादून। ये भी मैं आपको करंट अफेयर्स में करवा चुका हूं, ठीक है। बाकी ये हैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ये तो दोस्तों बहुत सरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी बहुत बार यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और दोबारा से आपका वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा विवाद भी दोस्तों आपका हो सकता है, क्या कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था करंट अफेयर्स का, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी होगा। तो देखिए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा? तीसरा, ठीक है। ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन तीसरा ऑप्शन में दोस्तों यहां पर नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर हो सकता है आपका दूसरा, ठीक है। वैसे तीसरा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो है ना दोस्तों पटवारी लेखपाल परीक्षा 2016 में भी पूछा जा चुका है, मैंने आपको मैराथन क्लास में भी करवा रखा होगा, परीक्षा वाली जो 4 घंटे की क्लास है, कि उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो इसमें से दोस्तों जंगलात हो गया, खनन हो गया, पर्यटन हो गया, तीनों है। फिल्म उद्योग दोस्तों क्या है, प्रमुख स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए अगला प्रश्न भी अच्छा है, होप पोर्टल दोस्तों। देखिए अब यह प्रश्न क्या, जिसने होप पढ़ा होगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है दोस्तों, तो होप पोर्टल दोस्तों शुरू किया गया था। कौन सा? होप पोर्टल। होप को इसने आशा लिख दिया, ठीक है, तो होप पोर्टल। अगला प्रश्न देखिए, 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में किसने संगठित किया था, तो अजय पाल को दोस्तों 52 गढ़ों को जीतने के रूप में जाना जाता है, अजय पाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं नरेश बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड की पैरवी किसने करी थी दोस्तों, पेशावर कांड की पैरवी की गढ़वाली सैनिकों की वह की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों आपका, देखिए सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल जागृति संस्था की स्थापना आपका 1939 में हुई थी, आपका सही है। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 है, कुमाऊं परिषद दोस्तों 1916 है, और हिमालयन सेवा संघ जिससे पहले गणदेश सेवा संघ के नाम से आना था 1938 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, तो अल्मोड़ा को दोस्तों राम क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया है। कौन सा वृक्ष दोस्तों राज्य में नहीं पाया जाता है, ब्लू पाइन भी पाया जाता है, स्प्रूस भी पाया जाता है, देवदार भी पाया जाता है, भेंदी का वृक्ष दोस्तों राज्य में नहीं पाया जाता है। और दोस्तों ये उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन मैं अपने आप लोगों को करवाए हुए हैं पोस्टमार्टम क्लासेस में, मैराथन क्लासेस में, जिसने भी अच्छे से देखा होगा तो उसको जरूर दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड तो लगभग आप, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, भीष्मचंद्र के द्वारा खगमरा कोट किले का निर्माण कराया गया था। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिंह को शरण प्रदान की थी, तो पृथ्वीपति शाह के द्वारा दोस्तों सुलेमान सिंह को शरण प्रदान की गई थी। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाथ क्या कहलाता था, सिरती कहलाता था, सिरती जो करता है नगद के बदले लिया जाता था, ठीक है, यानी कि नगद कर था। अगला प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, दोस्तों महिपति शाह ने क्या किया था, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, तो एडवर्ड गार्डनर दोस्तों आपके कुमाऊं कमिश्नर थे प्रथम, ठीक है। कई बार आप लोगों को दोस्तों ये प्रश्न करवा चुका हूं। अगला प्रश्न है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे, तो हरसेवक दास जी थे दोस्तों। गोरखों ने दिव्य प्रथा के तहत इनको सजा भी दी थी, ठीक है, तो हरसेवक दास। अगला प्रश्न देखिए, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी, 22 सीटें थी, ठीक है, कितनी, 22 सीटें उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, दोस्तों चक्राता और नानकपत्ता की सीट क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्या है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया। अब दोस्तों देखिए राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी जो दी गई थी इस अधिनियम को, यह दी गई थी 28 अगस्त 2000 को, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा इसमें जो अधिनियम था इसमें मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हस्ताक्षरित पूछा गया है, तो हस्ताक्षरित में दोस्तों बहुत सारी किताबों में इसका 1 अगस्त 2000 भी आंसर है, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर सी आयोग को आंसर देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी दोस्तों दे सकता है, ठीक है। अगर आप विकिपीडिया या गूगल पे कुछ देखेंगे, जब आप लोग इस चीज को डिटेल से स्टडी करते होंगे तो वहां पर एक पॉइंट आता है कि कहीं कहीं 1 अगस्त होता है, कहीं 28 अगस्त होता है, लेकिन जो मंजूरी दी गई थी वो गई थी 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षरित के संबंध में पूछा गया है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी आपका ज्यादा सही होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया, तो दीक्षित आयोग ने दोस्तों क्या किया था, गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया, 30% का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2021 में दोस्तों गौरव सम्मान की शुरुआत की गई थी, और इस बार दूसरी बार दिए गए थे दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो 2022 है ना, इसमें 2 मेले दोस्तों राजकीय मेले घोषित हुए थे। एक किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि था हमारा बगवाल मेला यानी कि देवी धुरा मेला, और दूसरा मेला दोस्तों जो पर्यटन मंत्री के द्वारा घोषित किया गया था, किसके द्वारा, सतपाल महाराज जी के द्वारा, कौन सा, जागड़ा महोत्सव या जागड़ा मेला दोस्तों, जिसे दुधियाड़ी मेला भी कहा जाता है। तो उसी के संबंध में प्रश्न है, कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया था, तो जागड़ा को दोस्तों घोषित किया गया था।
अगला दोस्तों, लाखामंडल मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया? तो लाखामंडल मंदिर वैसे दोस्तों उत्तराखंड शैली में है, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ कहीं कहीं किताबों में आपको नागर शैली भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नागर शैली सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1988 में दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों तो देवस्थल में भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन स्थापित की गई है। ये भी करंट अफेयर का दोस्तों आपका क्वेश्चन है। अगला भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल में चर्चाओं में भी था ये, कि उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ई डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगर आपने देखिए बहुत बार पूछा भी है, उत्तराखंड में दारमथा व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा दोस्तों? सिंदला दर्रा है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका क्या, मिजोट्रोपिस पेलिटा जो पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। ये नीलगिरी के स्थानिक हैं, ये आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में क्रांतिक संकटग्रस्त की सूची में सम्मिलित है, यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन और वनाग्नि के कारण खतरे में है। तो इसमें दोस्तों जो पटवा है ना, ये आपका जो एक प्रजाति है, ठीक है, यह रेड डाटा लिस्ट में भी है, और यह प्रजाति जो वन कटाव, आवास विखंडन और वनाग्नि के कारण भी खतरे में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए, और ये उत्तराखंड का ही स्थानिक है, उत्तराखंड की ये दोस्तों स्थानिक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण के लिए डीजल उत्पादन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? अब दोस्तों देखिए, डीजल उत्पादन का संयंत्र जो है यह हैदराबाद, हरिद्वार में भी स्थापित किया गया है, और देहरादून में आईआईपी में भी ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हरिद्वार आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए, करंट अफेयर्स में आपको करवाया हुआ भी है। अगला देखिए, हिमालयन मसाला उद्यान दोस्तों कहां पे? सोनी रानीखेत में दोस्तों यह हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के द्वारा। कहां पे? सोनी रानीखेत में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो नीति, माणा और मुलिंगला यह उत्तराखंड में स्थित, जबकि देवसा जो है दोस्तों यह आपका दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी दोस्तों? 6861 मीटर दोस्तों है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब देखिए दोस्तों, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के 2 जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग में भी स्थित है और उत्तराखंड में भी स्थित है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट आंसर आई थिंक आयोग मानेगा रुद्रप्रयाग को। ठीक है, लेकिन आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में भी है कोटेश्वर महादेव गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूनागिरी पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? तो बहुत बार एग्जाम पहले पूछा गया, चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, क्या? दूनागिरी पर्वत शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल बिल्कुल सतोपंथ दोस्तों बद्रीनाथ के पास में स्थित है, बिल्कुल सही है। भागीरथी खड़क ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास में स्थित है, चमोली में भी बिल्कुल सही है। तो मिलम दोस्तों जो है यह ग्लेशियर कहाँ है? यह हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित मिलम ग्लेशियर, तो गंगोत्री के उत्तर माणा घाटी में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। और जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कि कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं थे, हरगोविंद पंत भी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे, इंद्रलाल जी भी थे, दर्शन लाल पांडे जी कुमाऊं परिषद के जो गठन 1916 में हुआ था उसमें शामिल नहीं थे। तो ये थे दोस्तों आपके